जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। तो दोस्तों अपन पढ़ रहे थे मारवाड़ के राठौड़ वंश का इतिहास। और दोस्तों जो प्रारंभिक जो शासक थे, उन जो 4-5 शासक, उनको अपन ने देख लिया था। और अपन पढ़ रहे थे दोस्तों जो मारवाड़ के राठौड़ वंश में जो मालदेव है, मालदेव जो शासक हुआ, मालदेव ने कौन कौन से संघर्ष किए उसके बारे में पढ़ रहे थे। मालदेव का जो प्रारंभिक जीवन परिचय अपन ने देख लिया था। तो इस वीडियो में दोस्तों अपन जो मालदेव और से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं जहां से अपने कंपटीशन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं, अपन उनको समझेंगे, उनको याद करने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद में जो राव चंद्र सेन जो मालदेव का जो बेटा था वो जो राजा बनता है, उससे संबंधित कुछ एक बिंदु यहाँ पे समझेंगे। तो देखते रहिएगा दोस्तों, अपने चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आता है आपको तो थोड़ा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो इसी उद्देश्य से को लेकर बनाया गया है कि आपको जो अपने राजस्थान हिस्ट्री है, इससे संबंधित जो भी टॉपिक है उनके बारे में आपकी जो समझ है उसकी थोड़ी विकसित की जाए। आपने जो रट्टा मारने की जो एक धारणा बना रखी थी कि अपन रट के अपनों को कोई चीज़ पास करनी है या एग्जाम पास करना है, आप उस चीज़ से थोड़ा हटिएगा, चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा। दूसरा, आप सब कुछ ना पढ़ के कुछ एक जो महत्वपूर्ण बिंदु है उन्हीं को आप याद रखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में दोस्तों सब कुछ नहीं पूछा जाता है, जो कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु उन्हीं के बारे में पूछा जाता है। जो कोशिश कीजिएगा दोस्तों लिमिटेड पढ़ें, लेकिन जितना पढ़ें वो आपको याद रहे। तो ये जो वीडियो देख रहे हो, आप इस वीडियो को देखने के बाद जो भी आपके पास ऑब्जेक्टिव बुक है उसके आप ऑब्जेक्टिव बनाइए। मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव दोस्तों आपके बनेंगे, कुछ एक दो ऑब्जेक्टिव को छोड़ के। तो आपसे यही उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप ऑब्जेक्टिव जरूर बनाओगे वीडियो देखने के बाद। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसा कि दोस्तों अपन ने लास्ट वीडियो में देख लिया था, जो मालदेव का जो प्रारंभिक परिचय अपन ने देख लिया था। मालदेव के पास प्रारंभ में 2 परगने थे और बाद में उसने 52 युद्धों के माध्यम से 58 परगने जीत लिए थे। उसके बाद में उन्होंने एक प्रमुख युद्ध लड़ा था, पाहेबा या साहेबा का युद्ध। तो पाहेबा या साहेबा के युद्ध में दोस्तों उसने बीकानेर के जो एक शासक था जेतसी, तो जेतसी को हरा दिया था और उसने कब्जा कर लिया था। और उसके बाद में दोस्तों एक उसने जो मेड़ता के जो राजा था वीरमदेव, उससे भी मेड़ता छीन लिया था। तो यहाँ तक अपन ने देख लिया था। और उसके बाद में दोस्तों अपन इस वीडियो में देखेंगे। उसके बाद दोस्तों एक प्रमुख घटना मालदेव के काल से संबंधित है, वो है गिरीशमेल युद्ध या जैतारण का युद्ध। आपको ग्रीष्मेल का युद्ध पूछे या जैतारण का युद्ध पूछे, बात एक ही है। तो ग्रीष्मेल का युद्ध या जैतारण का युद्ध दोस्तों कब हुआ? जनवरी 1544 ईस्वी में हुआ। सन दोस्तों थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि पूछा जा सकता है आपको। अब देखिए दोस्तों, इस युद्ध में किस किसने भाग लिया और किसके मध्य लड़ा गया। तो ग्रीष्मेल का युद्ध दोस्तों मालदेव और जो शेरशाह सूरी है उनके मध्य लड़ा गया था। जो शेरशाह सूरी उस समय जो दिल्ली के सम्राट हुआ करते थे, उन्होंने दोस्तों मुगल बादशाह हुमायूं को परास्त कर दिया था 1540 ईस्वी में, और दिल्ली की गद्दी पे शेरशाह सूरी बैठ चुके थे। तो ये उस समय की बात है दोस्तों। तो जब एक साइड तो मारवाड़ का शासक था मालदेव और दूसरी साइड दोस्तों दिल्ली का शासक था शेरशाह सूरी, तो ये युद्ध इन दोनों के मध्य लड़ा गया, मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य। इस युद्ध में दोस्तों है वो मालदेव दोस्तों वो परास्त हो जाता है, मालदेव हार जाता है और शेरशाह सूरी की दोस्तों विजय होती है। अब दोस्तों मालदेव की तरफ से किस किसने युद्ध में भाग लिया और शेरशाह सूरी की तरफ से युद्ध में किस किसने भाग लिया, ये अपन देखते हैं। तो मालदेव की तरफ से दोस्तों इसके 2 प्रमुख सेनापति हुआ करते थे, जेता व कुपा। ये दोनों दोस्तों आपस में भाई थे। तो मालदेव के सेनापति थे दोस्तों जेता व कुपा, तो इन्होंने युद्ध में भाग लिया था। और शेरशाह सूरी की तरफ से दोस्तों वीरमदेव ने भाग लिया था और कल्याणमल ने भाग लिया था। ये दोस्तों वही वीरमदेव है जिससे मालदेव ने मेड़ता छीन लिया था। तो ये मेड़ता का शासक हुआ करता था पहले, तो इससे मालदेव ने मेड़ता छीन लिया। तो ये भागकर दोस्तों क्या करता है, भागकर ये शेरशाह सूरी के पास चला जाता है मदद के लिए। तो शेरशाह सूरी इसकी मदद करता है। और जो कल्याणमल है दोस्तों, ये राव जेतसी जिससे बीकानेर छीना था, बीकानेर पे कब्जा किया था। तो अपने मालदेव ने बीकानेर पे कब्जा किया था राव जेतसी ने को हराकर। तो ये कल्याणमल दोस्तों राव जेतसी का पुत्र था। तो ये दोनों वीरमदेव और कल्याणमल दोस्तों चले जाते हैं शेरशाह सूरी के पास मदद की उम्मीद लेके, और शेरशाह सूरी इनको अपनी सेना में शामिल कर लेता है और आक्रमण करता है मालदेव के ऊपर, और जाना जाता है वो युद्ध को ग्रीष्मेल का युद्ध या जैतारण का युद्ध। तो शेरशाह सूरी की तरफ से भाग लेने वाले 2 आदमी हैं, वीरमदेव और कल्याणमल। और मालदेव की तरफ से भी 2 ने भाग लिया था, जेता व कुपा, जो इसके प्रमुख सेनानायक थे, दोनों भाई थे। युद्ध में मालदेव हार चुके थे, शेरशाह सूरी जीत चुके थे। अब आगे देखते हैं दोस्तों क्या होता है इस युद्ध में। दोस्तों मालदेव पीछे हट जाता है, जैसे कि मैंने बताया मालदेव हार जाता है, तो मालदेव है पीछे हट जाता है।
क्योंकि दोस्तों शेरशाह सूरी की चालाकी व जेता कुप्पा के ऊपर विश्वास नहीं करता है। कि मालदेव का दोस्तों युद्ध में पीछे हटने का क्या कारण होता है कि मालदेव को दो कारण होते हैं। एक तो दोस्तों मालदेव अपने सेनापतियों पे विश्वास नहीं करता है, जेता और कुप्पा पे। मालदेव यह नहीं समझता है कि ये दोनों सेनापति अपने को युद्ध में जीत दिला सकते हैं। दूसरा दोस्तों जो शेरशाह सूरी की जो चालाकी की जो नीतियां हैं उनको नहीं समझ पाता है, तो उसकी चालाकी के कारण है वो मालदेव पीछे हट जाता है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इसमें दोस्तों आपको एक घटना याद रखनी है। अगर आप आरएएस स्टेट पीसीएस या एसआई जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो एक नाम याद रखना है, जलाल खां जलवानी। तो ये जलाल खां जलवानी की एक सेना की टुकड़ी थी दोस्तों। इस टुकड़ी के जो साहस और पराक्रम के कारण ही शेरशाह सूरी युद्ध में जीता था। तो शेरशाह सूरी युद्ध में विजित हुआ किस टुकड़ी के कारण, कई बार पूछा जाता है। तो जलाल खां की जलवानी टुकड़ी थी, जलाल खां जलवानी की सेना की टुकड़ी थी। तो नाम याद रखना है, किसकी सेना की टुकड़ी थी? जलाल खां जलवानी की, जिसकी वजह से शेरशाह सूरी युद्ध में जीत चुका था दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जब शेरशाह सूरी दोस्तों युद्ध में जीत गया तो उसने जो ये जेता और कुप्पा का जो शौर्य और वीरता का प्रदर्शन देखा, तब उसने एक बात कही दोस्तों। क्या कही वो? ये क्वेश्चन दोस्तों बार बार छोटे लेवल के कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको आप याद रखिएगा। मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, ये लाइन कही थी दोस्तों। और ये लाइन बार बार पूछी जाती है। किस प्रकार से पूछी जाती है? कई बार तो पूछी जाती है कि शेरशाह सूरी ने सुमेलगिरी युद्ध के बाद क्या कहा, तो मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। कई बार पूछा जाएगा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, ये बात किसने कही? शेरशाह सूरी ने कही, और गिरी सुमेल युद्ध या फिर आप कह सकते हो जेतारण के युद्ध के बाद में कही थी। तो इस बिंदु को आप याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, मालदेव हारने के बाद दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया युद्ध में मालदेव परास्त हो चुका था, तो हारने के बाद दोस्तों कहां पे जाता है? मालदेव हारने के बाद दोस्तों सिवाना बाड़मेर में जाता है। तो अपन आगे भी देखेंगे दोस्तों, जो भी मारवाड़ के जो शासक थे वो हारने के बाद सिवाना बाड़मेर में जाके शरण लेते थे, इसलिए इसको मारवाड़ के राठौड़ों की शरण स्थली भी कहा जाता है सिवाना को। तो मालदेव भी क्या करते हैं, हारने के बाद सिवाना बाड़मेर चले जाते हैं। तो दोस्तों इस बिंदु को भी याद रखिएगा, युद्ध में परास्त होने के बाद मारवाड़ कहाँ शरण लेता है? सिवाना के अंदर जाके शरण लेता है। नेक्स्ट, सिवाना मारवाड़ के राठौड़ों की शरण स्थली है, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, क्योंकि जो ज्यादातर शासक है वो जाके सिवाना बाड़मेर में जाके अपनी शरण लेते हैं, इसलिए इसको इसकी मारवाड़ के राठौड़ों की शरण स्थली भी कहा जाता है। ये भी दोस्तों पूछा जाता है, याद रखिएगा। शेरशाह खवसा खां को जोधपुर देकर गया, ये आप अपनी नॉलेज के लिए आप याद रख सकते हो। जब शेरशाह सूरी ने युद्ध में विजय प्राप्त कर ली, मालदेव भागकर वो सिवाना चले गए थे, जो तो जोधपुर है वो शेरशाह किसको सौंप के गया था? तो जोधपुर है दोस्तों वो खवास खां, नाम याद रखिएगा, खवास खां को देकर शेरशाह सूरी वापस दिल्ली चला जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, और जब ये दिल्ली इसको जोधपुर इसको सौंपकर खवास खां को दिल्ली चला जाता है, तो कुछ समय बाद दोस्तों जो मालदेव है वो वापस जोधपुर के ऊपर आक्रमण करता है और जोधपुर के ऊपर वापस अपना अधिकार जमा लेता है। तो यहां से दोस्तों अपन ने ये बिंदु देखे, एक बार अपन इनको रिकॉल करते हैं दोस्तों। क्या क्या पहले तो जो युद्ध हुआ वो किन किन के मध्य हुआ? ग्रीष्मेल युद्ध अपन या फिर जेतारण का युद्ध अपन कह सकते हो। ये दोस्तों हुआ मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य। मालदेव की तरफ से जेता और कुप्पा ने प्रतिनिधित्व किया, शेरशाह सूरी की तरफ से दोस्तों वीरमदेव और कल्याणमल ने युद्ध का प्रतिनिधित्व किया। मालदेव इस युद्ध में हार गया, शेरशाह सूरी जीत गया। अब हारने का अपन कारण थोड़ा सा अपनी समझ के लिए अपन देखना चाहे कि हारने का युद्ध में क्या कारण था। ये जो कारण है दोस्तों, ये दोस्तों पूछा जाता है स्टेट पीसीएस लेवल एग्जाम में, आरएएस जैसे एग्जाम में ऐसी बातें पूछी जाती है कि मालदेव के युद्ध में हारने का क्या कारण था। तो वो कारण अपन समझना चाहें तो कारण दोस्तों ये था, एक तो ये दोस्तों अपने सेनापतियों के ऊपर विश्वास नहीं करता है, दूसरा दोस्तों जो ये शेरशाह सूरी की जो चालाक नीति है, चालाक नीति को समझ नहीं पाता है। फिर ये भाग के युद्ध में हारने के बाद दोस्तों सिवाना बाड़मेर चला जाता है, और बाड़मेर जाने के बाद में दोस्तों ये वापस दोस्तों कुछ समय के बाद वापस जोधपुर पे आक्रमण करता है और वापस जोधपुर पे कब्जा कर लेता है। इसी क्रम में दोस्तों आप एक बिंदु ये याद रखेंगे, शेरशाह जोधपुर को सौंप कर किसको गया था? तो खवास खां को ये जोधपुर सौंप के चला गया था। आइए दोस्तों, अब अपन ने इन सबको याद किया, अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। देखिएगा दोस्तों, मालदेव शेरशाह संबंध क्या रहे थे? मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में संबंध,
तो ये भी दोस्तों जो मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में संबंध है, ये भी दोस्तों जो स्टेट पीसीएस लेवल के जो भी एग्जाम है अपने को उनसे संबंधित बिंदु है, अपने को पूछा जा सकता है कि गृह शिमेल युद्ध क्या था, मालदेव शेरशाह सूरी के जो संबंध है उनको स्पष्ट कीजिए। तो अपने को अगर रिटर्न में अपने को अच्छी आंसर राइटिंग लिखना है तो अपने को कुछ एक बिंदुओं के आधार पर समझ होनी चाहिए। तो कैसे थे उनको संबंध, आइए दोस्तों समझते हैं। देखिएगा मालदेव और शेरशाह सूरी के कैसे थे संबंध। गठबंधन सॉरी दोस्तों, गठबंधन चूंकि दोस्तों अपन को पता है कि मालदेव था दोस्तों, मालदेव ने पहले मेड़ता के जो शासक थे वीरमदेव, उससे जो मेड़ता छीन लिया, उसके बाद बीकानेर के शासक जेतसी थे उनको परास्त कर दिया था पाहिबा या साहिबा के युद्ध में, तो बीकानेर के ऊपर कब्जा कर लिया था। तो दोस्तों मालदेव ने गठबंधन नहीं बनाया, अगर वो गठबंधन बना लेता मेड़ता के शासक और जेतसी की जो बीकानेर का शासक था उसके साथ गठबंधन बना लेता और गठबंधन बना के दोस्तों अगर वो आक्रमण करता शेरशाह सूरी के ऊपर या शेरशाह सूरी से युद्ध करता, तो वो निश्चित रूप से दोस्तों मालदेव है वो परास्त नहीं होता शेरशाह सूरी से और वो युद्ध में जीत जाता। तो आप एक बिंदु को यहां से याद रख सकते हो कि मालदेव ने गठबंधन नहीं बनाया, वरना शेरशाह सूरी को आसानी से हरा सकता था। उसने वीरमदेव और जो कल्याणमल है दोस्तों, ये दोनों जो चले गए थे अपने शेरशाह सूरी से मदद मांगने, ये दोनों भी इसके पास मदद मांगने नहीं जाते, क्योंकि अगर ये इनके राज्य नहीं छीनता तो इनके पास मदद मांगने नहीं जाते और ये इसका मालदेव का साथ देते युद्ध में और मालदेव युद्ध में जीत जाता। तो एक बिंदु यहां से याद रख सकते हो कि इसने गठबंधन नहीं बनाया। और एक बिंदु दोस्तों आप याद रख सकते हो कि ये अदूरदर्शी राजनीतिज्ञ था, अदूरदर्शी राजनीतिज्ञ था। इस पॉइंट को आप समझिएगा दोस्तों कि दोस्तों जो शेरशाह सूरी थे इसने इस युद्ध में चालाकी दिखाई, इसने इस युद्ध में चालाकी दिखाई, मालदेव को इसने भ्रमित करने का प्रयास किया कि मेरे पास इतनी सेना है, जो आपके जो जेता हुए कुपा है इनको मैं अपनी तरफ कर लूंगा, ऐसी इन्होंने विडंबनाएं फैलाई और मालदेव है वो इसकी चालाकी को नहीं समझ पाया और इसी कारण दोस्तों है मालदेव वो युद्ध हार गया। तो यहां से आप कह सकते हो कि मालदेव हो अदूरदर्शी शासक था, वो है शेरशाह सूरी की चालाकी को नहीं समझ पाया। तो अदूरदर्शी राजनीतिज्ञ था और गिर युद्ध में वह सूरी की चालाकी को नहीं समझ पाया। मतलब जो ये हुआ था गिरी सुमेल युद्ध या जैतरण्य का युद्ध, इसमें यह शेरशाह सूरी, सूरी का मतलब शेरशाह सूरी की चालाकी को नहीं समझ पाया। तो यहां से आप एक अपना अच्छा जवाब वो लिख सकते हो दोस्तों। चलो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट। अब दोस्तों देखते हैं मालदेव ने कौन कौन से जो प्रमुख किले हैं उनको जो उनका निर्माण करवाया, तो अपन वो देखते हैं दोस्तों। तो मालदेव ने कुछ 3-4 किलों का निर्माण करवाया, तो वो भी अपन देखते हैं। एक किला है दोस्तों रिया, मेड़ता नागौर, सोजत पाली और पोखरण बीकानेर के अंदर दोस्तों ये 3 किलों का निर्माण किसने करवाया था, मालदेव ने। तो इनको आप नाम याद रखिएगा दोस्तों, पूछे जाते हैं। तो रिया, मेड़ता नागौर, सोजत पाली और पोखरण जैसलमेर किलों का निर्माण किसने करवाया, मालदेव ने करवाया। और दोस्तों एक और बिंदु याद रख सकते हो, जोधपुर किले की जो दीवार है, जोधपुर किले की जो 4 दीवारी है दोस्तों, तो जोधपुर किले की 4 दीवारी का निर्माण भी इसी ने करवाया था, मालदेव ने ही करवाया था। नेक्स्ट अपन देखते हैं दोस्तों मारवाड़ की चित्रकला का प्रारंभ। मारवाड़ की जो चित्रकला का प्रारंभ भी दोस्तों है वो राव मालदेव के शासनकाल से ही मारवाड़ की चित्रकला का प्रारंभ हुआ था। तो यहां से अपन इन 2-3 पॉइंट को याद रख सकते हो। एक तो दोस्तों इसने जोधपुर की जो किला है उसकी 4 दीवारी बनाई, इसी के समय मारवाड़ में चित्रकला का प्रारंभ हुआ। और इसने 3-4 किलों को, जैसलमेर का किला है, सोजत पाली का है, मेड़ता नागौर का है, वो रिया का किला है, इन किलों का निर्माण करवाया। तो अपन इन 3 ही बिंदु को दोस्तों अपन एक साथ याद रखेंगे। याद करने का दोस्तों बेस्ट तरीका यही है कि एक बार आप 3-4 बिंदुओं को एक बार याद करो, पढ़ो, उसके बाद आप उनको रिकॉल करो। जब आपको याद हो जाए तो आप आगे बढ़ो। आपको लगता है कि अपने को याद नहीं हुआ तो आप वापस इनको रिकॉल करो। आप 2 या 3 बार अगर आप किसी चीज को रिकॉल कर लेते हो तो वो आपके माइंड में पूर्णतः बैठ जाती है। और ये दोस्तों एक मानव बंधुता का एक सिद्धांत माना जाता है कि आदमी अगर किसी चीज को 3 बार अगर याद कर लेता है तो वो चीज परमानेंटली उसके माइंड में स्थायी हो जाती है। इसलिए आप रिवीजन का भी एक तरीका रखिएगा। आप आज पढ़ते हो, कल उसको रिवाइज कीजिए, उसके बाद 7 या 8 दिन बाद रिवाइज कीजिए, उसके बाद 1 महीने बाद रिवाइज कीजिए, उसके बाद आप उस चीज को नहीं भूलोगे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों जल्ला। तो जल्ला दोस्तों क्या था, क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में बार बार। तो जल्ला दोस्तों एक वर्ड आएगा कि जल्ला क्या है, या फिर दोस्तों ये लाइन लिखी आएगी, ये किससे संबंधित है तो समझिएगा। जल्ला बारात का डेरा देखने जाते समय गाए जाने वाला गीत है। तो बारात का जब डेरा देखने जाते थे उस समय, तो उस समय वहां के
महिलाओं के द्वारा जो एक गीत गाया जाता था जल्ला, तो वो जो गीत गाया जाता था उसी को जल्ला कहा जाता है। तो नाम याद रखिएगा, जल्ला। जल्ला क्या है? बारात का डेरा देखने जाते समय गाए जाने वाले गीत को जल्ला कहा जाता है। नेक्स्ट, रूठी रानी। सभी को पता है दोस्तों, रूठी रानी है वो राव मालदेव की पत्नी थी और जिसका नाम उमादे था। तो उमादे दोस्तों किसकी पत्नी थी? राव मालदेव की पत्नी थी, जो इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। क्यों हुई ये रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध? क्योंकि दोस्तों कहा जाता है कि शादी की पहली रात ही ये मालदेव से रुष्ट हो गई थी और ये रूठकर चली गई थी। क्यों रुष्ट हो गई थी? क्योंकि दोस्तों राव मालदेव की दोस्तों एक दासी थी भारमली। तो भारमली से जो राव मालदेव थे उसके संपर्क अच्छे थे, उसके अच्छे संबंध थे, इसी कारण है वो रानी है उमादेव वो रूठ के वो चली जाती है। और कहाँ जाती है दोस्तों पूछा जाता है, तो कहाँ जाती है वो दोस्तों? तारागढ़ दुर्ग है अजमेर का, वहाँ पे रूठ के चली जाती है और वहीं पे रहती है। तो रूठी रानी से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। वास्तविक नाम उमादे था, राव मालदेव की पत्नी थी। यह भी पूछा जाता है कि ये कहाँ के शासक की पुत्री थी? तो जैसलमेर के शासक लूणकरणसर की बेटी थी उमादे, और यही इतिहास में रूठी रानी के नाम से फेमस हुई। तो इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखते हैं। रूठी रानी को दोस्तों का वास्तविक नाम उमादे और ये राव मालदेव की पत्नी थी। उमादे दोस्तों किसकी पुत्री थी? जैसे कि मैंने बताया, जैसलमेर के राजा लूणकरणसर की यह पुत्री थी। उमादे दोस्तों क्यों नाराज होती है? क्योंकि दोस्तों एक दासी है, मैंने बताया था दासी का नाम है भारमली। भारमली नामक दासी के कारण ये नाराज हो जाती है, क्योंकि इसके जो संपर्क होते हैं वो राव मालदेव के साथ होते हैं, राजा के साथ इसके संपर्क अच्छे होते हैं, इसीलिए ये नाराज हो जाती है। और ये नाराज होकर दोस्तों अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में चली जाती है। तो ये सारी बातें दोस्तों पूछी जाती है, इनको आप बिंदु के रूप में याद रखिएगा। वास्तविक नाम उमादे, जैसलमेर के राजा लूणकरणसर की पुत्री थी, भारमली नामक दासी के कारण ये नाराज होकर चली जाती है। कहाँ जाती है? तारागढ़ दुर्ग अजमेर में ये जाती है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं दोस्तों मालदेव के दरबारी विद्वान। तो यहां से भी दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि मालदेव के जो दरबारी विद्वान है ये कौन कौन थे, ऐसे नहीं पूछा जाता है दोस्तों। अगर अपने को मेंस के अंदर लिखना पड़े कि मालदेव के दरबारी विद्वान के बारे में व्याख्या करो, तो अपने को फिर इनका नाम, इनकी रचनाएं, सब कुछ अपने को लिखना पड़ता है दोस्तों। लेकिन अगर अपन ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, राजस्थान पुलिस, पटवारी, ग्राम सेवक वगैरह के, कांस्टेबल से संबंधित या छोटे लेवल के एग्जाम की आप बात करो जिनमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन स्पेशली पूछे जाते हैं, तो उसमें दोस्तों पूछा जाएगा आपको इनकी एक जो बुक है या रचना है उसका नाम दिया जाएगा कि ये रचना किस ने लिखी है। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, मालदेव का दरबारी विद्वान कौन कौन विद्वान? एक तो दोस्तों हुआ करते थे ईसरदास। ईसरदास ने 2-3 रचनाएं लिखी, उनका नाम याद रखिएगा। हाला झालारी कुंडलिया, हाला झालारी कुंडलिया किसने लिखी? ईसरदास ने लिखी। और इसी को हाला झालारी कुंडलिया को ही दोस्तों क्या कहा जाता है? सूर सतसई के नाम से जाना जाता है। तो ये दोस्तों ज्यादा फेमस हुई है। पूछा जाता है सूर सतसई के लेखक कौन है? तो ईसरदास। और हाला झालारी कुंडलिया के लेखक तो ईसरदास। सूर सतसई दोस्तों इसको क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें दोस्तों 700 दोहे हैं, नाम याद रखिएगा। सूर सतसई इसको क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें 700 दोहे हैं। और दोस्तों इसने क्या लिखा? देवीयाण, एक देवीयाण पुस्तक लिखी, देवीयाण रचना लिखी। और एक रचना दोस्तों इसने लिखी हरि रस, एक इसने दोस्तों हरि रस लिखा। तो आप इन तीनों ही रचनाओं को याद रखिएगा। हाला झालारी कुंडलिया या सूर सतसई लिखा, देवीयाण लिखा और हरि रस लिखा। लिखा किसने दोस्तों? ईसरदास ने लिखा। तो अपन ने तीनों को याद किया। नेक्स्ट, आसानंद जी। अब आसानंद जी ने दोस्तों कौन कौन सी रचनाएं लिखी, इनको भी अपन याद करते हैं। एक तो दोस्तों लिखी उमादे भटियाणी रा कवित, उमादे भटियाणी रा कवित। इसमें दोस्तों इस रचना के अंदर क्या है? जो उमादे है जो पहले ही दिन से रूठ के अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में चली जाती है, उसके बाद राव मालदेव उसको बुलाने के लिए अपने सेनापति भेजते हैं, लेकिन वो एक बार तो आती भी है, फिर वो आकर फिर वापस चली जाती है। जब राव मालदेव है वो भारमली को छोड़ने का निर्णय लेते हैं, तो उसको पता चलता है कि वो भारमली को छोड़ रहे हैं, तो वो रास्ते से ही वापस लौट जाती है। इन सब की जो व्याख्या की गई है दोस्तों वो की गई है उमादे भटियाणी रा कवित। और लिखी किसने? आसानंद जी ने लिखी है दोस्तों। एक दो आसानंद जी ने जो रचना लिखी है दोस्तों वो भागा भारमली रा दूहा, एक ये लिखा है। तो एक तो उमादे भटियाणी, एक भागा भारमली। ये भागा कौन थे दोस्तों? भागा उस समय एक प्रसिद्ध डाकू हुआ करता था, जो भारमली जो दासी थी मालदेव की, इसको उठा के ले जाता है। और बाद में दोस्तों कहा जाता है कि भागा और भारमली के बीच अच्छे संबंध बन जाते हैं और भारमली भागा के साथ ही रहने लग जाती है। लेकिन प्रारंभ में भागा डाकू है वो भारमली को उठाकर ले जाता है, बाद में इनके अच्छे संबंध बन जाते हैं।
तो आसानंद जी की 2 रचनाएं उमादेव भटियाणी और भागा भारमली, इन दोनों को अपन याद रखेंगे दोस्तों। अब दोस्तों अपन थोड़ा सा पोर्शन इधर है, इसको भी अपन याद रखते हैं। मेरा दोस्तों इनको सजाकर लिखने का मतलब ही यही है कि आप यहाँ से पढ़ो तो आप याद करके जाओ, आप कुछ समझ के जाओ कि कैसे हिस्ट्री को आसानी से अपन याद रख सकते हैं, क्या है आखिर इनके पीछे कारण, कि हर एक बिंदु के पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होता है। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको उस रीजन से अवगत कराना, न कि खाली आपको रट्टा मारना। जैसे कि दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बना बना के काफ़ी चैनल पेश करते हैं आपके सामने, वो मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद आपको समझाना, आपको समझ आए, ताकि अगर आपको अगर आंसर भी लिखने के लिए भी कोई कहे तो आप लिख सको। तो आइए देख दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं अपन मालदेव की उपलब्धियां, सॉरी दोस्तों मालदेव की उपाधियां। मालदेव को कुछ उपाधियां भी दोस्तों दी गई, तो कौन कौन सी उपाधियां दी गई समझते हैं। एक तो दोस्तों इनको कहा गया हिंदू बादशाह, तो हिंदू बादशाह के नाम से इनको जाना गया इतिहास में। और दोस्तों हसमत वाला राजा, इनको हसमत वाला राजा भी कहा जाता है। ये दोस्तों काफी बार पूछा जाता है कि हसमत वाला राजा के नाम से किसे जाना जाता है, तो राव मालदेव को जाना जाता है। अब क्यों कहा जाता है दोस्तों इसको हसमत वाला राजा, क्योंकि दोस्तों मालदेव वो एक वैभवशाली राजा थे, धन संपदा सुख संपदा से परिपूर्ण राजा जिसको होता है तो उसको कहा जाता है वैभवशाली राजा। तो मालदेव एक वैभवशाली राजा थे, इसीलिए इसको कहा गया दोस्तों हसमत वाला राजा। अब दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, मालदेव ने अपने बड़े पुत्रों राम व उदय सिंह को राजा ना बनाकर छोटे पुत्र चंद्रसेन को राजा बनाया। तो इस बिंदु को आप याद रखिएगा दोस्तों। मालदेव का जब अंतिम समय चल रहा था तो मालदेव ने क्या किया दोस्तों कि उसने अपने बड़े पुत्र, जो दोस्तों क्या होता है कि एक उस समय जो एक परंपरा चल रही होती है कि राजा मरने के बाद उसका बड़ा पुत्र सम्राट बनता है, लेकिन मालदेव ने इसे थोड़ा अपोजिट कर दिया कि अपने बड़े पुत्रों को राजा ना बना के राम और जो उदय सिंह थे इसको राजा ना बना के छोटा जो पुत्र था उनका चंद्रसेन उसको राजा बना दिया। तो इस बिंदु को आप याद रखिएगा, मालदेव ने अपने बड़े पुत्र राम व उदय सिंह को राजा ना बनाकर अपने छोटे पुत्र चंद्रसेन को राजा बना दिया। तो राम और उदय सिंह दोस्तों इस बात से नाराज हो गए कि हमें राजा क्यों नहीं बनाया गया, और वो दोस्तों अपनी सहायता के लिए कहाँ चले जाते हैं, मुगल सम्राट अकबर के पास चले जाते हैं दिल्ली। फिर दोस्तों इनके अंदर संघर्ष होता है भाइयों के अंदर, और अकबर है वो राम और उदय सिंह की सहायता करते हैं और चंद्रसेन के ऊपर आक्रमण करते हैं, जोधपुर के ऊपर आक्रमण करते हैं। चंद्रसेन भागकर इधर उधर जाता है। तो ये दोस्तों अपन आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ तक दोस्तों एक बार इसको रिकॉल करते हैं। मालदेव के 2 उपनाम, हिंदू बादशाह और हसमत वाला राजा। तो इसको इन 2 उपनामों से जाना जाता है। हसमत वाला राजा इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक वैभवशाली सम्राट हुआ करते थे दोस्तों। और दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट अपन याद रख सकते हैं, मालदेव ने बड़े पुत्रों को राजा ना बना के छोटा पुत्र चंद्रसेन को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्योंकि अब दोस्तों मालदेव के बाद अपनी जो नेक्स्ट सम्राट है उसको पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट कौन बनता है, इसने चंद्रसेन को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। तो अब पढ़ेंगे अपन चंद्रसेन के बारे में। तो ये दोस्तों अब पढ़ेंगे चंद्रसेन के बारे में, चंद्रसेन के जीवन से कुछ जुड़ी हुई बातें, चंद्रसेन के कुछ संघर्ष, और चंद्रसेन किन किन से संघर्ष किया और क्या क्या उसको उपाधियां प्राप्त हुई, इन सब के बारे में अपन जानेंगे दोस्तों। तो देखिएगा दोस्तों, अकबर ने राम की सहायता के लिए आक्रमण किया। जैसा कि मैंने बताया तो ऊपर राम और उदय सिंह दोस्तों मुगल दरबार दिल्ली में चले जाते हैं। तो अकबर ने राम की सहायता के लिए है वो जोधपुर पे आक्रमण किया और जोधपुर के ऊपर कब्जा कर लिया। तो अकबर ने राम की सहायता के लिए आक्रमण किया जोधपुर पे, और जोधपुर के ऊपर दोस्तों कब्जा कर लिया। नेक्स्ट, चंद्रसेन दोस्तों वहां से भागकर कहाँ चला जाता है, चंद्रसेन भागकर बद्राजूण जालौर चला गया। जैसे ही जोधपुर के ऊपर कब्जा कर लिया अकबर ने, तो चंद्रसेन भागकर कहाँ जाता है, बद्राजूण जालौर में चला जाता है। जगह का नाम रखिए, याद रखिएगा, बद्राजूण जालौर में चला जाता है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, चंद्रसेन जब मुगल सम्राट अकबर, जब आप सभी ने पढ़ा भी होगा बुक्स के अंदर कि एक नागौर दरबार का आयोजन करता है मुगल सम्राट अकबर। उस दरबार का आयोजन करने का मकसद ही दोस्तों यही होता है कि मेवाड़ मारवाड़ जो भी ये रियासतें होती है, इनके जो प्रमुख राजाएं हैं उनको बुला के उनको थोड़ा बहुत प्रलोभन देके उनको अपनी अधीनता स्वीकार कराना। तो नागौर दरबार का एकमात्र मकसद ही यही था कि जो भी रियासतें थी इनके प्रमुख राजाओं को अपनी अधीनता स्वीकार करवाना, और वहाँ पे बुला के उनको थोड़ा बहुत प्रलोभन देके अपनी अधीनता स्वीकार करना, ताकि जो मुगल सम्राट है उसकी जो सीमाएं हैं उसका वो विस्तार कर सके और एक विशाल साम्राज्य की स्थापना कर सके। तो इसके बारे में अपन देखते हैं दोस्तों।
तो यही बताया गया दोस्तों यहाँ से। चंद्रसेन दोस्तों है जो अकबर का जो अकबर का जो नागौर दरबार बुलाया था अकबर ने, तो चंद्रसेन 1570 में अकबर के नागौर दरबार में भाग लेने के लिए जाता है, पर वहां पर अपने भाई उदय सिंह का प्रभाव देकर वापस आ गया। तो इस बिंदु को आप अपनी नॉलेज के लिए याद रख सकते हो कि चंद्रसेन भी है वो नागौर दरबार में भाग लेने के लिए जाता है, लेकिन अब वहां पे उसका भाई ऑलरेडी उदय सिंह उपस्थित होता है, तो वो उसके वर्चस्व को देख के वो अकबर से बिना मिले ही वापस आ जाता है, लेकिन भाग लेने जरूर जाता है। नेक्स्ट बिंदु दोस्तों, अकबर ने बदराजून पर भी आक्रमण कर दिया। जैसा कि यहाँ पहले जोधपुर पे आक्रमण किया, तो जोधपुर पर आक्रमण करने के बाद दोस्तों ये भाग के कहाँ चला गया, बदराजून में चला गया, जालौर में चला गया। अब दोस्तों अकबर ने वहां पे भी आक्रमण कर दिया, बदराजून पे भी आक्रमण कर दिया। तो बदराजून पे आक्रमण करने के बाद दोस्तों क्या होता है कि अब दोस्तों ये भागकर दोस्तों कहाँ चला जाता है, अकबर ने बदराजून पर भी आक्रमण कर दिया, तो चंद्रसेन दोस्तों भागकर सिवाना बाड़मेर चला जाता है। जहां पे दोस्तों भाग के गया था मालदेव, वहीं पे दोस्तों भाग के चंद्रसेन भी सिवाना बाड़मेर चला जाता है। इसीलिए सिवाना को दोस्तों मारवाड़ के जो राठौड़ है इनकी शरण स्थली कहा जाता है, पूछा जाता है, याद रखना। तो अकबर ने बदराजून पर आक्रमण किया, तो चंद्रसेन भागकर कहा जाता है दोस्तों, सिवाना बाड़मेर चला जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, एक आप इस बिंदु को आप याद रख सकते हो, 1581 ईस्वी में सारण की पहाड़ियों नामक स्थान, सारण की पहाड़ियां गांव है दोस्तों सिंचियाई नामक गांव जो पाली में है दोस्तों, यहां पे चंद्रसेन की दोस्तों मृत्यु हो जाती है। तो आप याद रखिएगा गांव का नाम और पहाड़ी का नाम। सारण की पहाड़ियां, कौन सी पहाड़ियां दोस्तों, सारण की पहाड़ियां हैं, और गांव का नाम है सिंचियाई गांव है, और कहां पड़ता है दोस्तों, ये पाली में पड़ता है। तो सारण की पहाड़ियों, सिंचियाई गांव और पाली में दोस्तों चंद्रसेन की मृत्यु हो जाती है। और चंद्रसेन ने दोस्तों कहा जाता है कि आजीवन अकबर की वो क्या बोलते हैं दोस्तों, आजीवन अकबर की जो दोस्तों अधीनता, आजीवन दोस्तों अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। तो कभी भी अकबर की उसने गुलामी नहीं की, अधीनता स्वीकार नहीं की थी। जैसे कि दोस्तों कहा जाता है मेवाड़ के इतिहास में अपन देखते हैं कि महाराणा प्रताप ने आजीवन अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, इसी प्रकार मारवाड़ के इतिहास में दोस्तों जो राव चंद्रसेन थे इसने आजीवन अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, ये इधर उधर भागता रहा लेकिन इसने अधीनता स्वीकार नहीं की। तो यही बताया गया, चंद्रसेन ने आजीवन अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। अब नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों अपन देखेंगे कि दोस्तों जो चंद्रसेन और जो अकबर के थे किस प्रकार से इसके संबंध रहे हैं। चंद्रसेन और जो मेवाड़ का जो महाराणा प्रताप है इसमें कौन कौन सी समानताएं थी, चंद्रसेन और महाराणा प्रताप के अंदर कौन कौन सी विषमताएं देखने को मिलती है अपने को, क्योंकि उस प्रताप ने भी कभी अधीनता स्वीकार नहीं की मुगलों की, तो चंद्रसेन ने भी अधीनता स्वीकार नहीं की। तो क्या क्या इन दोनों शासकों में समानताएं हैं और क्या क्या इन दोनों शासकों में असमानताएं हैं, क्योंकि दोस्तों स्टेट पीसीएस आरएस के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाराणा प्रताप और चंद्रसेन के मध्य कौन सी असमानताएं की तुलना करके बताओ। तो अपने को तुलना करके एक आंसर लिखना होता है, तो अपन वो सीखेंगे कि किस प्रकार से अपन एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं। और जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इन दोनों से अपन उन दोनों को, बाकी जो बच्चे ऑब्जेक्टिव है अपने चंद्रसेन से, उन सब का डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अपन बाद में देखेंगे कि जैसे अपने पास हिंदू बादशाह और हसमत वाला राजा कहा गया मालदेव, इसको भी जो प्रताप का अग्रदूत कहा जाता है मारवाड़ का प्रताप भी इसको कहा जाता है। तो इन सब उपनामों से भी चंद्रसेन को जाना गया। तो अपन कुछ एक बिंदु चंद्रसेन के बारे में देखें और इनके जो समानताएं और असमानताएं थी प्रताप और चंद्रसेन के बारे में, इन सबको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जो अपना जो सेशन चल रहा है ये आपको पसंद आएगा। अगर दोस्तों पसंद आए तो थोड़ा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, इसे अपने दोस्तों तक भी इसको पहुंचाएं ताकि उनको भी जो पढ़ने का दोस्तों एक उचित जरिया है वो मिल सके, किस प्रकार से वो अपनी पढ़ाई को एक सही दिशा में अग्रेसित करें। अपना चैनल का मोट्टो ही दोस्तों यही है कि आपको एक सही दिशा प्रदान करना। तो दोस्तों मेरे इस प्रयास को आप सार्थक बनाएं, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।